आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हाय स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू दिस वीडियो ऑफ समझो केमिस्ट्री डिटेल में चैनल। नीट 2024 के केमिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व करना है। शुरू करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने बोर्ड में लिख रखा है। ये क्वेश्चन डी एंड ए ब्लॉक से है। अब देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि स्पिन ऑनली मैग्नेटिक मोमेंट इज सेम फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आयन। ये आयन्स है आपके टाइटेनियम +3 आयन, क्रोमियम +2 आयन, मैंगनीज +2 आयन, फेरस आयन और स्कैंडियम +3 आयन। तो स्पिन ऑनली मैग्नेटिक मोमेंट किस किस के सेम है, उसके लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा, आपको पता है या तो आपको पता अगर नहीं है तो आप सुन लीजिए। स्पिन ऑनली मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला पहले मैं आपको लिख के दिखाती हूँ। See, this is the formula for calculating the spin only magnetic moment. Mu s stands for spin only magnetic moment और n क्या है यहाँ पे, n is the number of unpaired electron। तो ये जो आयन्स है इनके पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखते हैं, तभी हमें पता लगेगा कि एक एक आयन में कितने नंबर में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। तो पहले तो एटम का लिखते हैं, उसके बाद हम आयन का लिखते हैं। तो देखिए नंबर ए, टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, आर्गन कोर 3d2 4s2। अब हमें देखना है टाइटेनियम +3 आयन के कॉन्फ़िगरेशन। सो टाइटेनियम +3 आयन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, आर्गन कोर 4s से 2 इलेक्ट्रॉन, 3d से 1 इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स 3d1 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स भी साथ ही साथ हम लिखते चलते हैं। तो टाइटेनियम +3 आयन में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आपको दिख ही रहा है, कितना है, 1। नेक्स्ट इज नंबर बी। नंबर बी में Cr+2 आयन। तो Cr का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्रोमियम का क्या है, आर्गन कोर 3d5 4s1। तो इसका जो आयन है Cr+2, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, आर्गन कोर 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब 4s से 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, 3d से 1 मतलब 3d4 हो जाएगा। सो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 3d4, मतलब सारे इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड ही रहेंगे यहाँ पे। सो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट नंबर सी। नंबर सी में है Mn+2। तो Mn का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन कोर 3d5 4s2 होता है। सो Mn+2 का क्या होगा, आर्गन कोर 3d5, तो इसका हो जाएगा 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। नंबर डी में है Fe+2। तो Fe का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है आर्गन कोर 3d6 4s2। सो Fe+2 का कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा आर्गन कोर 3d6। तो 3d में ये देख लीजिए कितने ऑर्बिटल्स है, 5 होते हैं, 1 2 3 4 5। तो 6 मतलब एक एक करके पहले हम सब में डाल देंगे, उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा, पेयरिंग हो जाएगा। तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है। सो इसमें है 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। लास्ट है Sc+3। तो स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है आर्गन कोर 3d1 4s2। तो Sc+3 आयन का कॉन्फ़िगरेशन तब क्या हो जाएगा, इट विल बी आर्गन कोर ओनली, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन यहां से जाएगा 4s से, 1 इलेक्ट्रॉन 3d से जाएगा, तो इट विल बी ओनली आर्गन कोर एंड इट हैज गॉट 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो आपको फॉर्मूला मैंने लिख के दिखा दिया। फॉर्मूला में आपको बता भी दिया कि n क्या है, n is the number of unpaired electrons। तो it is obvious that जिन जिन आयन के नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम होंगे उनका स्पिन ऑनली मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू भी सेम होगा। तो किस किस का आपको दिख रहा है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के नंबर सेम है, दे आर दिस वन एंड दिस वन, दैट मीन्स Cr+2 एंड Fe+2। ये दोनों की 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, दैट मीन्स इनका मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू भी सेम ही होगा। सो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो रहा है, बी एंड डी। सो नंबर 1 ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हो रहा है। ये जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये भी डी एंड ए ब्लॉक से है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर बेस करके ये जो रेडॉक्स कपल्स है इनकी E0 वैल्यू के ऊपर आपको एनालाइज करके आंसर देना है। तो देखिए बोल रहे हैं कि E0 वैल्यू ऑफ Mn+3 to Mn+2 couple is more positive than that of Cr+3 to Cr+2 और Fe+3 to Fe+2 due to the change of, ये ऑप्शन है आपका D5 to D4 या तो D5 to D2 या तो D4 to D5 या तो D3 to D5 कॉन्फ़िगरेशन। तो अब देखिए E0 वैल्यू जैसे कि Mn+3 to Mn+2 में पॉजिटिव होगा, क्यों होगा, और पॉजिटिव होने का मतलब क्या है, रिडक्शन टेंडेंसी ज्यादा है।
Mn+3 से +2 में जाने का टेंडेंसी ज्यादा दिखा रहा है, और +3 से +2 में जाने का मतलब क्या है, रिड्यूस होकर के जाना, इलेक्ट्रॉन वो जो है गेन करेगा, गेन करने से ही +3 से +2 में जा पाएगा। यहाँ पे हमें बता दिया गया है कि E0 Mn+3 to +2 is greater than E0 Cr+3 to Cr+2, and this one is again greater than E0 Fe+3 to Fe+2। अब एक एक करके हम Mn+2, Mn+3, Cr+3, Cr+2, Fe+2, Fe+3 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लिखते हैं Mn का। Mn का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है आर्गन कोर 3d5 4s2। सो Mn+3 का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन 4s से जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन 3d से जाएगा, सो इट विल बी आर्गन कोर 3d4। और Mn+2 का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, आर्गन कोर 3d5। तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ना, इट इज अ वेरी वेरी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि 3d5 मतलब एग्जैक्टली हाफ फिल कॉन्फ़िगरेशन इन द 3d ऑर्बिटल। 3d5 मतलब हर एक ऑर्बिटल में एक एक करके इलेक्ट्रॉन है, एग्जैक्टली हाफ फिल है, तो एक्सचेंज एनर्जी वगैरह ज्यादा होगा, सिमेट्रिक है, एंड दैट्स व्हाई 3d5 कॉन्फ़िगरेशन विल बी द मोस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हियर। तो यहाँ पे Mn का तो हमने लिख लिया। नाउ लेट अस कम टू क्रोमियम। क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है आर्गन कोर 3d5 4s1। सो Cr+3 का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, आर्गन कोर 3d3। अब यहाँ पे मैं बता दूं Cr+3 के लिए ये जो 3d3 कॉन्फ़िगरेशन है ये बहुत ही स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, क्योंकि जब लिगैंड अप्रोच करते हैं तो आपको पता है कि d ऑर्बिटल जो है 2 सेट में डिवाइड हो जाता है, एक तो लोअर एनर्जी वाला जिसको हम T2g बोलते हैं, एक थोड़ा हायर एनर्जी वाला जिसको हम Eg बोलते हैं। तो ये जो T2g है, T2g में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, ये आपका T2g और ये आपका Eg। तो T2g में ये D3 कॉन्फ़िगरेशन अगर है, T2g3 मतलब एग्जैक्टली हाफ फील्ड यहाँ पे हो रहा है। तो दैट इज वाई क्रोमियम के लिए जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ज्यादा स्टेबल है देन +2। सो Cr+2 का फिर क्या होगा कॉन्फ़िगरेशन, Cr+2 का है आर्गन कोर 3d4। ठीक है, तो क्रोमियम का हो गया। लास्ट हम कर लेते हैं Fe का। Fe का है आर्गन कोर 3d6 4s2। तो Fe+3 का कॉन्फ़िगरेशन तो ज्यादा स्टेबल होगा, आर्गन कोर 3d5 हो जाएगा, और Fe+2 का कॉन्फ़िगरेशन होगा आर्गन कोर 3d6। यहाँ पे देखिए Fe+3 टू Fe+2 दैट मीन्स d5 से d6, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में ये वाला ऑप्शन एक भी नहीं है, तो हम ये वाला तो ओमिट कर सकते हैं, तो Fe तो आएगा नहीं। यहाँ पे बाकी जो ऑप्शंस है उनमें आप देखिए कि E0 वैल्यू Mn+3 टू Mn+2 कपल का बाकी ओर से, मतलब क्रोमियम का +3 टू +2 या तो आयरन का +3 टू +2 से ज्यादा पॉजिटिव किस लिए है, क्योंकि मैंगनीज जब +3 में है तब उसका D4 कॉन्फ़िगरेशन है, जो कि बिल्कुल स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन नहीं माना जा सकता है। लेकिन ये Mn+3 अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन करके Mn+2 में चला जाता है तो अब उसको क्या मिलते हैं, D5 कॉन्फ़िगरेशन मिलता है, जो कि एग्जैक्टली हाफ फिल कॉन्फ़िगरेशन है 3D में, जो कि हाईली स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। दैट इज द रीजन Mn+3 टू Mn+2 ये जो रेडॉक्स कपल है इट हैज गॉट मोर पॉजिटिव E0 वैल्यू देन कंपेयर टू द अदर टू। सो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, नंबर 3 ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा, D4 टू D5 कॉन्फ़िगरेशन। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से क्वेश्चन है, 2 स्टेटमेंट आपको दे दिया गया। स्टेटमेंट 1 में क्या बोल रहे हैं, बोथ CONH3 and COF6-3 complexes are octahedral। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो ऑक्टाहेड्रल ही है, इसमें तो कोई शक है नहीं, बट डिफर इन देयर मैग्नेटिक बिहेवियर, तो मैग्नेटिक बिहेवियर में डिफर कर ही सकते हैं। स्टेटमेंट 2 में बोल रहा है कि CONH3 इज डायमैग्नेटिक whereas COF6-3 इज पैरामैग्नेटिक। आपको इनमें से करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे चूज करना है। तो पहले हम CONH3 का क्या कंडीशन है वो देख लेते हैं। अब देखिए ये जो आयन है CONH3 इसमें अमोनिया तो न्यूट्रल लिगेंड है, तो CO कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +3 में, तो CO का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है आर्गन कोर 3d7 4s2। सो CO+3 आयन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, आर्गन कोर 3d6। तो ये CO+3 का कॉन्फ़िगरेशन है, तो 3d का जो बॉक्स डायग्राम है वो बना लेते हैं हम। 3d के बाद होगा 4s, इसके बाद आएगा 4p, तो 3d में है 6 इलेक्ट्रॉन्स,
1 2 3 4 5 और ये यहाँ पे पेयरिंग हो जाएगा 6। अब देखिए एमोनिया जब लिगेंड है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में आपने पढ़ा होगा एमोनिया इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जब होते हैं तो डेल्टा ओ की वैल्यू दैट मीन्स जो क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलाईजेशन एनर्जी आपने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में पढ़ाई है कि जब लिगेंड अप्रोच करते हैं तो ऑर्बिटल्स डी ऑर्बिटल दो सेट में डिवाइड हो जाते हैं, एक तो T2G और एक है EG। तो T2G में 3 ऑर्बिटल है, EG में 2 ऑर्बिटल है। ये जो EG और T2G में डिफरेंस ऑफ एनर्जी है इसी को ही हम बोलते हैं डेल्टा O से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलाईजेशन एनर्जी इन द ऑक्टाहेड्रल फील्ड। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करते हैं, ये दोनों के बीच में जो एनर्जी गैप है उसको इंक्रीज कर देते हैं, जिसके कारण जो इलेक्ट्रॉन्स है वो लोअर सेट ऑफ डी ऑर्बिटल में पेयर अप कर जाते हैं। पेयरिंग के लिए कम एनर्जी चाहिए देन कंपेयर टू गो फ्रॉम द लोअर एनर्जी लेवल टू द हायर एनर्जी लेवल। तो दैट मीन्स सिंस NH3 is a strong field ligand, so electrons pair up in 3D orbital. So CO NH3 whole 6 प्लस 3 आयन में तब क्या होगा, 3D में इलेक्ट्रॉन अगर पेयर अप कर जाएगा तो ये सब में दो दो करके इलेक्ट्रॉन हो करके 2d ऑर्बिटल खाली हो जाएगा और इट विल अंडरगो D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब देखिए D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन मतलब इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बन गया, इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग हो गया और यहाँ पे कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, दैट इज वाई ये डायमैग्नेटिक होगा। तो इसका मैग्नेटिक बिहेवियर हमें पता चल गया। नाउ लेट अस सी व्हाट इज द कंडीशन फॉर COF6-3। अगेन CO यहाँ पे +3 में है, कॉन्फ़िगरेशन इसका वही है आर्गन कोर 3D6। लेकिन यहाँ पे जो F- है जो कि यहाँ पे लिगेंड है वो एक वीक फील्ड लिगेंड है, सो इलेक्ट्रॉन्स को पेयर अप नहीं कर पाएगा 3D ऑर्बिटल में। ये बॉक्स डायग्राम से अभी आपको दिखाएंगे। ये है 6 इलेक्ट्रॉन 3D में, इलेक्ट्रॉन्स पेयर अप अगर नहीं करेगा तो COF6 बनने के लिए हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, यहाँ पे आपको 4D भी बनाना पड़ेगा। इट विल अंडरगो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। और देखिए ये कॉम्प्लेक्स आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हुआ बिकॉज आउटर शेल के डी ऑर्बिटल यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट किया और इस केस में इनर शेल के डी ऑर्बिटल जो है हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट किया, तो इसलिए ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है और इसमें इलेक्ट्रॉन्स पेयर अप नहीं हुआ। 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रहने के कारण ये क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक। सो दोनों स्टेटमेंट इसलिए करेक्ट है। स्टेटमेंट 1 भी करेक्ट है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है लेकिन इनका मैग्नेटिक बिहेवियर डिफरेंट है। ये जो है CONH3 ये डायमैग्नेटिक है, COF6-3 पैरामैग्नेटिक है। सो ऑप्शन कौन सा हम करेक्ट करेंगे, नंबर 1, बोथ द स्टेटमेंट्स 1 and 2 आर ट्रू। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें आंसर में कुछ लिखने का जरूरत नहीं है, वर्बली मैं आपको बता देती हूँ। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1 में बोल रहा है कि CONH3 इज ए होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स whereas CONH3 is a heteroleptic complex। स्टेटमेंट 2 में बोल रहा है कि complex CONH3 has only one kind of ligand and CONH3 has more than one kind of ligand। तो ये भी सही है। हमें पता ही है कि होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स एंड हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स में डिफरेंस क्या है। होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स हम उसको बोलते हैं व्हेन द सेंट्रल मेटल एटम और आयन इज लिंक्ड टू इट ओनली वन काइंड ऑफ लिगेंड। एक टाइप का लिगेंड के साथ अगर वो अटैच्ड है और कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर रहा है तो उस कॉम्प्लेक्स को हम बोलेंगे होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। और अगर एक से ज्यादा टाइप ऑफ लिगेंड है जिनके साथ वो कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करके कॉम्प्लेक्स बना रहा है तब हम बोलेंगे कि इट इज ए हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। तो ये देखिए CONH3 में एक ही टाइप का लिगेंड है जो कि अमोनिया है, सो इट इज ए होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। और ये जो है कॉम्प्लेक्स जिसमें अमोनिया और क्लोरीन 2 टाइप का लिगेंड है, दैट इज व्हाई इट इज ए हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 एज वेल एज स्टेटमेंट 2 दोनों ही करेक्ट है। सो हम कौन सा ऑप्शन को चूज करेंगे, नंबर 1, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू। अब ये क्वेश्चन जो है प्रैक्टिकल से दिया गया है। प्रैक्टिकल में आप टाइट्रेशन करते हो और 12th क्लास में आपको रेडॉक्स टाइट्रेशन करना पड़ता है, तो उसमें आप मोर सॉल्व वर्सेस केमिनोफो टाइट्रेशन करते हो या तो आप ऑक्सैलिक एसिड वर्सेस केमिनोफो टाइट्रेशन करते हो। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो है मोर सॉल्ट का सोल्यूशन प्रिपरेशन के ऊपर है। मोर सॉल्ट एक डबल सॉल्ट है। एक्चुअल कंपोजिशन में क्या क्या है, 2 सिंपल सॉल्ट है, एक तो फेरस सल्फेट, एक अमोनियम सल्फेट और साथ में कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। दैट मीन्स मोर सॉल्ट का कंपोजिशन ये है,
ये जो x है, x की वैल्यू जितना मुझे याद आ रहा है 6 है, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है इसमें। जैसे ही हम पानी मिलाते हैं तो फेरस आयन का जो है ऑक्सीडाइज हो जाता है, वो इजीली फेरिक आयन में कन्वर्ट हो जाता है। और उसके बाद अगर हमने एसिड नहीं मिलाया तो क्या होगा, फेरिक हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेशन हो जाएगा। तो फेरिक हाइड्रोक्साइड का अगर प्रेसिपिटेशन हो जाता है तो ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट बन जाएगा और क्लियर सोल्यूशन आपको नहीं मिलेगा। दैट इज वाई क्या किया जाता है, मोरसेल का सोल्यूशन जब प्रिपेयर किया जाता है तो एसिड मिला दिया जाता है उसमें। कौन सा एसिड मिलाया जाता है, वो है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड क्या करते हैं, फेरस आयन का ऑक्सीडेशन टू फेरिक आयन उसको प्रिवेंट करते हैं और इसका हाइड्रोलिसिस भी नहीं होता है। फेरिक हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट जो बन जाता है बिना एसिड मिलाए तो वो नहीं होगा। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका होगा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ पे आपको क्या करना है, करेक्ट आंसर को आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो टोटली रेजोनेंस, डाइपोल मोमेंट, इन सब के ऊपर है। दैट मीन्स ये बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चैप्टर जो क्लास 11th का है उसके ऊपर है। तो पहला देखो स्टेटमेंट क्या है, 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स कैन बी ड्रॉन फॉर ओजोन। ये गलत स्टेटमेंट है। ओजोन के लिए 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं। ओजोन में देखिए फॉर्मूला ओजोन का क्या है, ओजोन का फॉर्मूला है O3। 3 ऑक्सीजन एटम्स है देयर। अब इनमें बॉन्ड किस तरह से है, ये सपोज कि सेंट्रल ऑक्सीजन एटम है, एक ऑक्सीजन एटम ये है, एक ऑक्सीजन एटम ये है। अब ऑक्सीजन का जो वैलेंस शेल है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब 6 इलेक्ट्रॉन में से सपोज कि यहाँ पे ऑक्सीजन के पास एक पेयर है और ये वाला ऑक्सीजन के साथ वो क्या कर सकते हैं, डबल बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं। डबल बॉन्ड अगर फॉर्म कर दिया तो देखिए ये वाला ऑक्सीजन भी एक पेयर इलेक्ट्रॉन देगा, ये वाला ऑक्सीजन भी एक पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देगा। तो इसके पास कितना बचा रहेगा, ये 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास बचा रहेगा। और ये जो ऑक्सीजन एटम है ये ऑक्सीजन के साथ एक कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, जिसको हम एक सिंपल लाइन से ही दिखाएंगे यहाँ पे। तो इसके पास 6 के 6 इलेक्ट्रॉन ही रहेगा और ये जो है एक पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अकेला देगा और एक कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड यहाँ पे बनेगा। अगर हम फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करें तो एक ऑक्सीजन के ऊपर फॉर्मल चार्ज आएगा +1, एक के ऊपर आएगा -1 और तीसरा के ऊपर आएगा 0। तो इस तरह से ये आपका एक स्ट्रक्चर हो गया है ओजोन मॉलिक्यूल का। एक और स्ट्रक्चर पॉसिबल है जिसमें डबल बॉन्ड इस साइड में बन सकते हैं, सिंगल बॉन्ड यहाँ पे बन सकते हैं। सो दिस विल बी अनदर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो ये 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ओजोन मॉलिक्यूल का पॉसिबल है, तीसरा पॉसिबल नहीं है। सो ये जो स्टेटमेंट है नंबर 1 ये गलत स्टेटमेंट है। इसके बाद नंबर 2 में बोल रहे हैं BF3 हैज नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट। नॉन जीरो मतलब डाइपोल मोमेंट वैल्यू 0 नहीं है, तो ये भी गलत है। हम सबको पता है कि BF3 मॉलिक्यूल में बोरोन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2। तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो है ट्राइगोनल प्लानर, ये स्ट्रक्चर होगा BF3 का। तो ट्राइगोनल प्लानर ये जो स्ट्रक्चर है BF3 का, इसमें देखिए एक एक बॉन्ड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। बोरोन से फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ पे जो बॉन्ड मोमेंट है, एक एक बॉन्ड पोलर है ना, तो उसका एक बॉन्ड डाइपोल मोमेंट होगा। ये डाइपोल मोमेंट को हम एक एरो से दिखाएंगे। एरो का हेड किस तरफ होगा, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है मतलब यहाँ पे फ्लोरीन है उसके तरफ होगा। सो ये वाला बॉन्ड का जो डाइपोल मोमेंट है, बॉन्ड डाइपोल मोमेंट है, ये इस तरफ होगा, इसका इस तरफ होगा, ये फ्लोरीन की तरफ, इसका इस तरफ होगा। तो अब देखिए ये जो 2 आपका बॉन्ड मोमेंट है, इसका जो रिजल्टेंट है वो रिजल्टेंट जाएगा इन दोनों का बीच से। ये रिजल्टेंट तीसरा के साथ इक्वल एंड ऑपोजिट है और ये जो आपका सम टोटल ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट एरो है इट इज 0। सो यहाँ पे म्यू इज इक्वल टू 0। द डाइपोल मोमेंट्स ऑफ 3 BF bonds they cancel each other and ultimately the dipole moment value of BF3 molecule is 0. So ये भी गलत हो गया। नंबर 3, dipole moment of NF3 is greater than that of NH3। ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट है। NH3 एज वेल एज NH3 दोनों का जो स्ट्रक्चर है वो है पिरामिडल। तो पिरामिडल स्ट्रक्चर इस तरह से बनेगा, ये आपका NF3 सपोज। तो आपको पता है कि फ्लोरीन जो है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो NF बॉन्ड जो कि पोलर बॉन्ड है उसका बॉन्ड मोमेंट का डायरेक्शन किस तरफ होगा, फ्लोरीन की तरफ। तो ये आपका ये इस तरफ हो गया, ये आपका इस तरफ हो गया, ये भी आपका इस तरफ हो गया। अब ये जो लोन पेयर है इसके कारण भी इसका भी बॉन्ड मोमेंट होगा लोन पेयर के कारण, और उसका डायरेक्शन किस तरफ होगा, लोन पेयर के तरफ। दैट मीन्स ये होगा इसका डायरेक्शन।
तो अब देखिए जो 3 NH बॉन्ड्स है इसका जो रिजल्टेंट है वो रिजल्टेंट जो है नीचे की तरफ होगा। तो दैट मीन्स ये दोनों जो लोन पेयर के लिए जो बॉन्ड मोमेंट है और जो ये तीनों का जो रिजल्टेंट है, ये रिजल्टेंट एक दूसरे को पार्शियली कैंसिल करेगा। दैट मीन्स NH3 का जो डाइपोल मोमेंट वैल्यू है वो NH3 से थोड़ा सा कम होगा। NH3 का आपको बना के दिखाते हैं। NH3 में देखिए N एटम और हाइड्रोजन एटम में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? N इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। सो यहाँ पे हर एक बॉन्ड का जो बॉन्ड मोमेंट है उसका डायरेक्शन N की तरफ होगा, और ये जो है लोन पेयर के कारण ये भी डाइपोल मोमेंट ऊपर की तरफ ही होगा, और ये जो रिजल्टेंट है, ये तीनों का रिजल्टेंट जो है ये भी ऊपर की तरफ ही होगा। तो ये रिजल्टेंट जो बॉन्ड मोमेंट है दैट विल बी एडेड अप विद द बॉन्ड मोमेंट ऑफ द लोन पेयर। तो ये एड अप हो जाने के कारण जो NH3 का म्यू वैल्यू है, डाइपोल मोमेंट वैल्यू है, वो क्या होगा? NH3 से ग्रेटर होगा। लेकिन यहां पे बोला कि NH3 का ग्रेटर देन दैट ऑफ NH3, तो ये गलत है। सो दिस वन इज ग्रेटर देन NH3, सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग। फोर्थ में हम आ जाते हैं। फोर्थ में बोल रहा है 3 कैनोनिकल फॉर्म्स कैन बी ड्रॉन फॉर CO3-2 आयन। ये सही है। CO3-2 का जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है वो इस तरह से होते हैं। C 3 ऑक्सीजन एटम के साथ बॉन्डेड होते हैं, 2 के साथ ये जो है सिंगल बॉन्ड बनाते हैं और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज होता है, और एक के साथ ये बनाता है डबल बॉन्ड। तो ये है एक स्ट्रक्चर। इसी तरह से बाकी दोनों स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड का पोजीशन जस्ट आप चेंज कर दो। अगर डबल बॉन्ड इस स्ट्रक्चर में यहाँ पे है तो अभी नेक्स्ट स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड को हम ये दोनों के बीच में बनाएंगे, तो ये वाला C के साथ जो O है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज रहेगा, इसके साथ नेगेटिव चार्ज रहेगा। तीसरा स्ट्रक्चर में उसी तरह से हम डबल बॉन्ड का जस्ट पोजीशन चेंज कर देंगे। तो 3 कैनोनिकल फॉर्म्स मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हम बना सकते हैं CO3-2 के लिए। सो जो सेकेंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा उसमें C के साथ इस साइड में डबल बॉन्ड लगा दो, तो यहाँ पे इस ऑक्सीजन के पास 4 इलेक्ट्रॉन रहेगा, और ये C जो है सपोज ये ऊपर वाला के साथ ये माइनस चार्ज हो गया, एक ये माइनस हो गया। थर्ड स्ट्रक्चर में C इस साइड में डबल बॉन्ड फॉर्म कर दो, तो ये 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कार्बोनेट आयन के लिए इस तरह से हम बना सकते हैं। सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट ओनली, सो ऑप्शन 4 विल बी द करेक्ट आंसर हियर। ये क्वेश्चन भी प्रैक्टिकल से है, क्वालिटेटिव इनऑर्गेनिक एनालिसिस, जिसमें जो कैटायंस है वो डिफरेंट ग्रुप्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है। 0 से लेकर के 6 तक ग्रुप्स है, जिसमें कैटायंस जो कि बेसिक रेडिकल्स हम जिनको बोलते हैं वो अरेंज्ड होते हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ कैटायंस दे रखा है, इनको आपको 0 से लेकर के 6 तक ग्रुप्स में इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। ये आपके ऑप्शंस है। तो सबसे पहले हम जान ले कि 0 से लेकर के 6 तक ये जो ग्रुप्स है जिसमें बेसिक रेडिकल्स को अरेंज किया गया है क्वालिटेटिव इनऑर्गेनिक एनालिसिस में, वो कौन कौन से कैटायन कौन कौन से ग्रुप में है। सबसे पहले 0 ग्रुप में है ओनली 1, दैट इज अमोनियम आयन। उसके बाद है ग्रुप 1 में है लेड आयन Pb+2। ग्रुप 2 इसमें कॉपर आयन। ग्रुप 3 इसमें Al+3, Fe+3, Cr+3 भी है, लेकिन +2 लेवल तक क्रोमियम का सॉल्ट्स नहीं किया जाता है, जनरली एल्यूमिनियम और आयरन का सॉल्ट्स को किया जाता है। उसके बाद है ग्रुप 4, इसमें है 4 कैटायन कोबाल्ट, निकेल, मैंगनीज और जिंक। ग्रुप 5 इसमें है 3 कैटायन बेरियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम। लास्ट में है ग्रुप 6, इसमें एक ही कैटायन है जो कि मैग्नीशियम है। तो ये ग्रुप्स में कौन कौन से कैटायन कौन कौन से ग्रुप में है ये मैंने लिख दिया आपको। अभी इसमें से हमें देखना है। सबसे पहले है Al+3 जो कि A, ये है आपका ग्रुप 3 में। B में है कॉपर+2, ये होगा ग्रुप 2 में। C में है Ba+2, ये होगा ग्रुप 5 में। D में है CO+2, ये होगा ग्रुप 4 में। और E में है Mg+2, ये है ग्रुप 6 में। सो इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर आपको इनको अरेंज करना है ABCDE को, तो ऑप्शन कौन सा आपका करेक्ट हो रहा है? सबसे पहले कौन सा आएगा? 2, उसके बाद 3, फिर 4, 5 एंड 6। तो ऑप्शन 1 आपका करेक्ट आंसर हो रहा है। B जो है ग्रुप 2 में है, A जो है ग्रुप 3 में है, D जो है वो ग्रुप 4 में है, C जो है वो ग्रुप 5 में है और E जो है वो ग्रुप 6 में है।
सो ऑप्शन 1 आपका करेक्ट आंसर हो रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।